नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और आप इस समय देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आपके अपने केबल नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से मिले प्यार और भरोसे के बाद अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर ताज़ा समाचारों का गुलदस्ता और नए नए कार्यक्रमों की श्रृंखला लगातार लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला उन खबरों से जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। कैंसर के रोकथाम के लिए उप मुख्यमंत्री की सार्थक पहल। रीवा में 24 से 25 फरवरी और शहडोल में 26 फरवरी को आयोजित होगी निशुल्क शिविर। विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे अपनी सेवा। भाजपा के कमल नहीं बनेंगे कमलनाथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बड़ा दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे कमलनाथ। सुबह हुई थी बातचीत। नर्मदा प्रकट उत्सव में शामिल हुए कैबिनेट के 3 मंत्री। ग्वारीघाट में साधु संतों के साथ की गई पूजा अर्चना। मां नर्मदा को अर्पित की गई 1100 फीट की चुनरी। अब खबरें विस्तार से। रीवा के कलेक्टोरेट में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रस्तावित संभाग स्तरीय कैंसर शिविरों के सिलसिले में डॉक्टरों की बैठक ली। शुक्ल ने शिविरों के व्यवस्थाओं, सुविधा और संसाधनों के संबंध में दिशा निर्देश दिए। बैठक में संजय गांधी अस्पताल, जिला चिकित्सालय एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर समेत कई चिकित्सा विशेषज्ञों से चर्चा की गई और दिशा निर्देश दिए गए। इंदौर के कैंसर फाउंडेशन के सहयोग से रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 24 एवं 25 फरवरी को और शहडोल संभाग में 26 फरवरी को शिविर आयोजित किया जाएगा। कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बड़ा कदम उठाया। उनकी पहल पर कैंसर जांच एवं उपचार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टोरेट सभागार में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने चिकित्सकों की बैठक ली। शिविर में मुख्य रूप से स्तन कैंसर एवं मुख कैंसर की जांच एवं उपचार निःशुल्क किए जाने की बात कही गई है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने चिकित्सकों को निर्देश दिए हैं कि शिविर में लोगों की जांच एवं उपचार के लिए किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। आज जनहित का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हमारे रीवा और विंध्य क्षेत्र में कैंसर के मरीज के निःशुल्क शिविर का एक बड़ा आयोजन 24-25 तारीख को आयोजित हुआ है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। इंदौर के डॉक्टर देखपाल धारकर जी, जिनका कैंसर फाउंडेशन है, जो पिछले कई वर्षों से कैंसर के बड़े शिविर लगाकर और विशेषज्ञों को लाकर उस क्षेत्र में कैंसर के जो मरीज हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं और जिनको कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं उनको फिर संबंधित अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में ले जाकर उनका इलाज होता है निःशुल्क। तो उसका मैंने उनसे निवेदन करके रीवा में एक बड़ा कैंसर शिविर, मेगा शिविर लगाने का अनुरोध किया था। 24-25 को रीवा में है और 26 को शहडोल संभाग में। सतना से लेकर रीवा सीधी सिंगरौली तक लगभग हजारों की संख्या में जो मरीज की स्क्रीनिंग हुई है उनको यहाँ पर लाया जाएगा और उनकी जांच होगी और उनके सभी इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रीवा से मोहम्मद शमीम की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव के एजेंडे को लेकर कहा, कांग्रेस और गठबंधन का एक ही एजेंडा है, गरीब की मदद और पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वनवासी हित में काम करना। उन्होंने कहा, कांग्रेस मोदी से लड़ाई नहीं करती बल्कि विचारधारा से लड़ती आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा से किसान विरोधी रही है। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल लाया था जिसमें शहरी जमीन चौगुनी दर पर और ग्रामीणों की जमीन दोगुनी दर पर अधिग्रहित करने का प्रावधान था। मोदी सरकार ने इस बिल को संशोधित कर राज्य सरकारों को भूमि अधिग्रहण का अधिकार दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने एमएसपी, किसानों पर केस लगे वापसी और किसान नेता की हत्या के दोषी को सजा देने का वादा नहीं निभाया, जिसकी वजह से किसान सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2003 से ही हम ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते आ रहे हैं। वीवीपीएटी आने के बाद से और भी अविश्वास पैदा हो गया है
क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर मशीन है। इसमें वोट कहीं दिया जाता है और मिलता किसी और को है। इस खेल की सच्चाई सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। कांग्रेस हमेशा से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से किसान विरोधी है और ये बात दो चीज़ों से साफ होती है। हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाए 2013 में, जिसमें कि किसान की ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए जो उसकी मार्केट वैल्यू है, जो सर्कल रेट अपने यहाँ कहते हैं, कलेक्टर रेट जो से कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में चौगुनी, शहरी क्षेत्र में दुगनी कीमत पे आप अधिग्रहण करिए। पहला ऑर्डिनेंस क्या लाए मोदी जी, उसको ख़त्म करिए। कांग्रेस ने उसका विरोध किया तो कानून तो बच गया, लेकिन उसमें अमेंडमेंट कर दिया कि राज्यों को अधिकार दे दिया कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब किसान विरोधी मानसिकता उनकी साबित होती है। एक हमारा तो ये स्पष्ट मत है, इस देश के लोकतंत्र को यदि बचाना है तो हमें ईवीएम से वोटिंग नहीं चाहिए, बैलेट पेपर्स चाहिए। और अगर सरकार को, चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमें वीवीपैट स्लिप डब्बे में न गिरा के हमारे हाथ में दे दो, हम मतपेटी में अलग से डाल देंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के पार्टी छोड़ने की बात सरासर झूठ है। कमलनाथ कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ सकते। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी, उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बामौर कला थाना सीमा के नागाहौरी डैम के कैंचमेंट एरिया में डूबे दीदावनी गांव के एक आदिवासी युवक का शव 3 दिन बाद स्वतः पानी की सतह पर आ गया। इस बीच गोताखोरों और एसडीआरएफ के जवानों ने युवक को ढूंढने के लिए जमकर मशक्कत की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। दीदावनी गांव निवासी अमर सिंह आदिवासी मंगलवार को नागाहोरी डैम के कैंचमेंट एरिया में ट्यूब पर बैठकर मछली पकड़ने उतरा था। तब से वह लापता हो गया। युवक की तलाश में स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम ने 2 दिन तक तालाब में युवक की तलाश की, लेकिन युवक नहीं मिला। फिर एसडीआरएफ की टीम लौट गई। शनिवार की सुबह डैम के कैचमेंट एरिया में ही युवक की लाश पानी में तैरती दिखाई दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पानी से निकालकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फरियादी देशराज आदिवासी निवासी दीदावनी के द्वारा उसके भाई को उसी दिनांक को भाई अमर सिंह उम्र 48 साल को डैम तरफ मछली पकड़ने जाने की कहकर जाना और जो वापस नहीं आया और तालाब में डूबने के संबंध में शंका व्यक्त की गई थी, जिस पर से पुलिसान क्रमांक 4/24 कायम कर जांच में दिया गया। लगातार उसकी पताराशी की जा रही थी। रेस्क्यू भी करवाया गया था तालाब में, परंतु उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। आज दिनांक में उसकी डेड बॉडी तालाब में मिल गई है। मर्ग कायम कर जांच में दी जा रहा है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शिवपुर से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। विदिशा शहर में एक ऐसी शराब की दुकान है जहां पर 24 घंटे शराब आसानी से मिल जाती है। शराब के लिए बस आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि दुकान पर जाकर रात में उसका दरवाज़ा बजाना पड़ेगा और अंदर से आवाज़ आएगी कि कौन सी शराब लेना है, आदेश करो, मिल जाएगी। विदिशा की शराब दुकान पर शासन के कोई भी नियम लागू नहीं होते। यहाँ से आप कभी भी शराब खरीद सकते हैं। कोई सीमा और प्रतिबंध नहीं है। ठेकेदार के द्वारा अपनी मनमर्जी से यहाँ शराब दुकान संचालित की जा रही है। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे सेवा देने वाली यह शराब दुकान बरईपुरा रामलीला रोड पर स्थित है।
यहाँ के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शराबी सुबह 6 बजे से ही रोड पर शराब पीकर उत्पात मचाने लगते हैं। दिन में भी खुलेआम ठेलों पर शराब पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। यहीं से मुक्ति धाम और बेतवा नदी पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग है। यहाँ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता बहनों का आवागमन होता है और तो और पास में ही स्कूल भी है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं। उन्हें बड़ी परेशानी होती है। आपके द्वारा बताया गया है, ये चीज संज्ञान में आई है, तो इसको जो निर्धारित समय है उस समय के अंदर ही दुकान खुले और बंद हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और यदि वो समय के अतिरिक्त आप बता रहे हैं जिस तरीके से यदि वो शराब बेच रहा है तो उस पर हम रैंडमली टीम भेजकर और उस पर यदि ऐसी स्थिति पाएगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। नहीं, इस विषय में उसकी जांच की जाएगी और न्याय संगत जो भी कार्रवाई होगी आबकारी एक्ट के तहत वो कार्रवाई की जाएगी। दुकान अवैध नहीं है, गलत समय उसमें प्रतीत हो रहा है, जिसकी जांच की जाएगी। ये जतलापुरा रोड है, यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि ये शराब दुकान यहाँ पर जो संचालित है इसकी जो है सप्लाई 24 घंटे चल रही है और हमारे विदिशा में ऐतिहासिक रामलीला मेला चल रहा है। यहाँ के अधिकारी वर्ग जो है उसके संज्ञान में पूरी जानकारी है, शराब दुकान के बारे में भी और ठेकेदार के बारे में भी, और यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में प्रशासन के पास जानकारी है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये 12 महीने 365 दिन ऐसी चलती है साहब। गेट के नीचे से ही सप्लाई होती है और शराबियों को फुल सुविधा दे रखी सरकार ने। आप कभी भी आएंगे 24 घंटा उपलब्ध है, कहीं से भी आओ आप और गेट के नीचे से पाओ। मंदिर तो बाद में खुलते हैं अपने, लेकिन जो सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ श्रद्धालु बहुत भक्तगण हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए आते हैं। ठीक है ना, तो क्या मंदिर का ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। ये मन्नत वाला मंदिर है, ये जो लोगों की मन्नत पूरी करता है। लेकिन इसका समय तो साहब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जानकारी ये है कि 8-9 बजे से इसका टाइम है। प्रशासन को इस ओर भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र में कई परिवार शराब के नशे से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और आए दिन घटना और दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी के चलते प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रजपुरा थाना में पदस्थ थाना प्रभारी राजीव पुरोहित को आज रजपुरा से तारादेही तबादला होने के बाद ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में उनको विदाई दी। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पुरोहित का स्वागत कर उन्हें घोड़े पर बिठाया और बाजे गाजे के साथ गांव में घुमाकर विदाई दी। इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर लोग नाचते झूमते हुए थाना प्रभारी के विदाई समारोह में शामिल हुए और घोड़े के आगे नाचते हुए नजर आए। थाना परिसर का यह नजारा किसी विवाह उत्सव जैसा नजर आ रहा था। विदाई समारोह में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में थाना प्रभारी पहुंचे थे। लोगों ने नम आंखों से थाना प्रभारी को विदाई दी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार, अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। नर्मदा प्रकट उत्सव पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सहकारिता तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जबलपुर के नर्मदा तट ग्वारी घाट पहुंचे। उन्होंने नर्मदा का पूजन साधु संतों के साथ किया। मां नर्मदा को 1100 फीट की चुनरी भी अर्पित की गई। इस बार मां नर्मदा के भक्तों द्वारा घाट पर प्रसाद का वितरण नहीं किया गया ताकि घाट पर गंदगी न फैले। घाट से दूर चौराहे पर प्रसाद वितरण व भंडारे का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था मां नर्मदा के घाटों में की गई थी। मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे नालों को लेकर सरकार कार्य योजना बना रही है। आने वाले समय में मां नर्मदा में किसी भी नाले की गंदगी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा जीवनदायिनी है, यह पूरे प्रदेश को जीवन देती है।
इसकी स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। माँ का अवतरण दिवस है। जीवनदायिनी माँ, पुण्य सलीला माँ, जिनके दर्शन मात्र से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसी माँ का जब अवतरण दिवस है तो आप देख रहे हैं कि लोगों में अगाध श्रद्धा भाव है, भक्ति है। और आज 5 लाख से ज़्यादा लोग केवल ग्वारी घाट में ही माँ के चरणों में उनके दर्शन के लिए आते हैं। और इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। माँ जीवनदायिनी है, लेकिन जीवनदायिनी स्वच्छ रहे, इसके लिए हम सबको भी मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने वेतन संबंधित समस्याओं को लेकर शुक्रवार को जबलपुर के घंटाघर चौक पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए इन कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनका वेतन तो बढ़ा दिया है, पर वेतन समय पर नहीं मिलता। मैसेज के माध्यम से उन्हें पूरे वेतन की सूचना मिलती है, पर खाते में कटा हुआ वेतन आता है। वहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की समस्याओं का सरकार के द्वारा निराकरण नहीं किया जा रहा है। जहां आशा उषा कार्यकर्ता सरकार की योजना महिला एवं बाल विकास कल्याण योजना को धरातल पर उतरने का कार्य कर रही है, जिसके बाद सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। मजबूर होकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने 18 संगठनों के साथ मिलकर आज प्रदर्शन किया। आने वाले समय में अगर सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए है, 16 फरवरी 2024 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में हमारी वेतन वृद्धि करी है, 6000 आशा को, 15000 सहयोगी बहनों को, लेकिन इसका फिक्स अमाउंट नहीं आ रहा है, इसलिए ये हड़ताल है। और भी इंसेंटिव जो रुके हुए वो नहीं आ रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से मानदेय वृद्धि की बात कही है, और जो हमारा भुगतान अधूरा आता है और मैसेज पूरा आता है उसे बंद किया जाए। साथ ही जिला चिकित्सालय, मेडिकल हो गया, एल्गिन हो गया, जहाँ पे भी आशाओं का शोषण होता है उसे रोका जाए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को उमरिया कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया, रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इंटक की प्रांतीय सचिव विभा पांडे ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,000 का मानदेय दिया जाता है। यह वर्तमान परिवेश में बहुत ही कम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 26,000 रुपए वेतन दिया जाए। वेतन हर माह 1 तारीख को दिया जाए। कार्यकर्ताओं को आवंटन के अभाव में मासिक मानदेय 2 से 3 माह तक नहीं होता है। कार्यकर्ताओं को योग्यता एवं वरीयता के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर के पद पर पूर्वानुसार विभागीय पद वृद्धि देकर सुपरवाइजर बनाया जाए। सहायिका कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी की तरह नियमित कर वेतनमान दिया जाए। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए एवं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ग्रेजुएटी पेंशन लागू किया जाए। स्कूलों की तरह गर्मियों में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अवकाश दिया जाए। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी होती है, लेकिन आंगनबाड़ी में 5 वर्ष के बच्चों को भी गर्मियों में स्कूल की छुट्टी नहीं दी जाती। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया एवं ज्ञापन सौंपकर कहा कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो दिल्ली तक लड़ाई जारी रखेंगे। को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो इनको न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई में 13,000 रुपये में घर परिवार चलाना हमारी बहनों के लिए असंभव है। और मांग है कि मिनी कार्यकर्ताओं को फुल कार्यकर्ता का दर्जा दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सुपरवाइजर के पद पर रखने के लिए 100% हमारे आंगनवाड़ी विभाग से लिया जाए, और मिनी कार्यकर्ताओं को फुल बनाया जाए। तीसरी बात है ग्रेजुएटी पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुएटी पेंशन लागू कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार हमें ग्रेजुएटी पेंशन नहीं दे रही है। हम उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं, सरकार से मांग करते हैं। और आज यहाँ उमरिया जिले में नहीं,
पूरे देश में हमारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का आंदोलन हुआ है और बढ़ चढ़ के हमारी बहनों ने हिस्सा लिया है। यदि इतने में सरकार को नहीं समझ में आएगा तो हम अभी दिल्ली तक अपनी गुहार लगाने जाएंगे और अपना हक हम सरकार से लेकर के रहेंगे। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता के संयुक्त मंच द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि वेतनमान की विसंगति और अन्य सेवा शर्तों में सुधार का उल्लेख किया गया है। संबंधित ज्ञापन शासन स्तर पर कार्यवाही किया जाना है, अतः हम सक्षम अथॉरिटी प्राधिकारी को भेजेंगे और शासन जैसा उस पर निर्णय करेगी वैसी कार्रवाई होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी अब तक की खबरें। जाने से पहले हम आपको फिर बता दें कि हम अब पूरे छत्तीसगढ़ में आपके अपने केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर भी उपलब्ध रहेंगे। आप अपना भरोसा और स्नेह इसी तरह कायम रखें। अगले बुलेटिन में ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम फिर होते हैं हाजिर। तब तक के लिए ज्ञान, मनोरंजन और हर पल की अपडेट के लिए आप देखते रहें इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।